Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Reborn to Live Life. Chapter 11 Blue Mountain Club और विशाल का बर्थडे। उस लड़की के जाने के बाद विक्रम अपने काम पर लगा रहा। शाम के 8 बजे ब्लू माउंटेन क्लब 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम 7 लोग बैठे हुए थे, उनमें से 5 लड़के और 2 लड़कियां, सबकी उम्र 32 साल। ये लोग स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड हैं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। इन 7 की दोस्ती बहुत ही स्ट्रांग है। विक्रमादित्य कपूर, वीर सिंघानिया, विशाल रॉय, तन्मय कुमार, कबीर ओबरॉय, जिया डोगरा, सिया डोगरा, ये दोनों कजिन है। प्राइवेट क्लब रूम में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक वेटर केक लेकर आता है। वह केक को रखकर टेबल पर चला जाता है। तन्मय बोलता है, चल मेरे प्यारे शुरू हो जा। उसकी यह बात सुनकर जिया और सिया मुस्कुरा दी। वह प्राइवेट रूम काफ़ी बड़ा था, बीच में एक राउंड शेप टेबल रखी हुई थी, उसके ऊपर रेड वेलवेट केक जिसमें 3 लेयर थी। वीर विशाल से बोलता है, चल यार जल्दी से विश मांग अपनी। उसकी बचकानी बात सुनकर विशाल ने अपनी गर्दन नामे दिला दी, जैसे उसे पता हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी कबीर बोलता है, तुम लोग अपनी फालतू की बातें बंद करो और केक काटने दो। उसकी बात सुनकर सिया, जिया, वीर, तन्मय चारों उसे घूरने लगते हैं। उन्हें इस तरह से अपनी तरफ घूरता देख कबीर बोलता है, क्या मैं सच बोल रहा हूं, तुम चारों ही पागल हो। बस उसका इतना ही कहना था कि उन चारों में से एक बोला, तुम हमें पागल बोल रहे हो, बल्कि हम नहीं, तुम तीनों पागल हो। इतना बोलकर वह मुंह टेढ़ा करके बैठ गया। तन्मय की बात सुनकर के वह तीनों मुस्कुरा दिए, जैसे पता हो वीर हमारा लीडर अच्छा है, हमारे लिए बोलता है। वह तीनों अपने मन में यही सोच रहे थे। तभी उन तीनों की कठोर आवाज आई। अच्छा। उनकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर वह चारों सन रह गए। उनमें से जिया बोली, ओ और नहीं तो क्या, तुम लोग इतने ज्यादा कठोर हो कि तुम लोगों से कोई शादी भी नहीं करेगा, देख लेना तुम लोग कुंवारे बुढ़े ही रह जाओगे। उसकी बात सुनकर कबीर बोला, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम चारों अपनी फिक्र करो, तुम लोग शादी कब कर रहे हो। उसकी बात सुनकर वह चारों मुस्कुरा दिए और जिया और सिया शर्माने लगी, हम लोग 3 महीने बाद शादी करने वाले हैं। वीर, जिया, तन्मय, सिया, ये चारों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये लोगों को 3 साल हो गए रिलेशनशिप में आए हुए। ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते भी है। इनकी दोस्ती मजबूत हुई इन चारों की बेवकूफ़ियों की वजह से, नादानियों की वजह से। यह चारों ही इस ग्रुप की रौनक है। उन सब को चुप करते हुए विशाल बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम सब लोग चुप हो, जो मैं केक काटना है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और बोले, ठीक है चलो काटो। जैसे ही विशाल केक काटने जाता है, तभी सब लोग एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर विशाल। सबसे पहले वाइट विशाल विक्रम को खिला है, फिर कबीर को, उसके बाद फिर उन सबको। वीर और तन्मय में तो केक पर जैसे टूट पड़े थे, पता नहीं कितने जन्मों के भूखे हों। दूसरी तरफ लंदन में सुबह के 5 बजे रोशनी अपनी योग, रनिंग, वॉकिंग और बॉक्सिंग कर रही थी। उसके साथ आरव और रेहान भी थे। रोशनी इन दोनों को 3 साल की उम्र से ही अपने साथ दिल्ली जगाया करती थी और अपना रूटीन उनके साथ शेयर करती थी, जिससे बच्चे काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। रूटीन खत्म करने के बाद वह सब लोग नीचे बैठे थे हॉल में। तभी बीच में राज बोलता है, गुड़िया, हम सब ने सोचा है कि हम सब लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। राज की बात सुनकर रोशनी बोलती है, नहीं भाई, अभी आप लोग नहीं जा सकते, इस वक्त मैं अकेले ही जाऊंगी। राज बोलता है, लेकिन क्यों गुड़िया। तभी रोशनी बोलती है, भाई 1 महीने बाद इन दोनों के एग्जाम है और ये लोग 4 क्लास आगे चल रहे हैं, अपनी उम्र से उनके एग्जाम जरूरी है। उसकी बात सुनकर सबको याद आया कि हाँ, वह तो ये भूल ही चुके थे। इधर आरव और रेहान का चेहरा लटक चुका था, क्योंकि जो वह चाहते थे वह हो ही नहीं रहा था। उसकी बात सुनकर सब लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और रोशनी से बोले कि ठीक है, हम लोग 1 महीने बाद आएंगे, तब तक तुम अपना ध्यान अच्छे से रहना, ठीक है, और हमेशा अपने साथ बॉडीगार्ड रखना। राज की बात सुनकर रोशनी ने हाँ हाँ में गर्दन हिला दी। तभी रोशनी बोली, भाई मैं यहाँ से 2 दिन बाद जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं आज कंपनी चली जाऊं 12 बजे। ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारी कंपनी है, तुम जाओ। रोशनी बोलती है, ठीक है भाई। मुकेश जी बोलते हैं,
वैसे तुम सब लोग दोपहर में जाओगे, और अब रेहान अरब की भी आज छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ माय डियर चाइल्ड। उनकी बात सुनकर सब लोग क्यूरियोसिटी से उनकी तरफ देखने लगे कि वो आगे क्या बोलने वाले हैं। तभी मुकेश जी बोलते हैं, तो मेरे बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि आज का खाना मैं तुम सब लोगों के लिए बनाऊंगा। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, और रोशनी उनके पास जाते हुए बोली, सच डैड। तभी मुकेश जी बोले, हाँ लाडो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। उनकी बात सुनकर राज बोला, डैड आप अकेले नहीं बल्कि आज मैं भी आपका साथ दूंगा। आज हम अपनी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए खाना बनाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर काजल के चेहरे पर तो बड़ी स्माइल आ गई कि वाह, आज तो क्या खाना खाने के लिए मिलेगा। काजल को पता था कि पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन वह बाई चांस ही कभी कभी बनाते थे। तो श्रीमती जी, हम जा रहे हैं किचन में, आपकी क्या फरमाइश है? प्रेमा जी स्माइल करते हुए बोली, आप जो बनाओगे मैं वही खा लूंगी। उन दोनों की बात सुनकर वह तीनों उन्हें देखने लगे। रोशनी ने तो सीटी भी बजा दी। उसकी हरकत देखकर राज और प्रिया काजल ठहाका मारकर हंसने लगे। उनको इस तरह देखकर रोशन के दिल में बहुत खुशी हुई। अब फिर मुंह बनाते हुए बोली, भाई आप लोग हंस क्यों रहे हो? उसका बीच का हुआ मुंह देखकर राज को और हंसी आ गई। उसने जैसे तैसे खुद को रोका और बोला, नहीं मेरी गुड़िया, हम तो ऐसे ही हंस रहे थे। उन सब कुछ खिलखिलात छोड़कर मुकेश जी किचन में चले गए। उनको जाता देख राज भी उनके पीछे हो लिया। करीब 3 घंटे बाद दोनों ने मिलकर लंच प्रिपेयर कर दिया। जैसे ही सब ने खाना खाया, सबके मुंह में पानी आ गया, और वह सब एक साथ बोले, सो यम्मी सो यम्मी। अपनी तारीफ सुनकर दोनों के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ गई, और वह दोनों भी बैठ गए खाने के लिए। लंच करने के बाद रोशनी ऑफिस के लिए निकल जाती है, उसके साथ 4 गार्ड भी जाते हैं, क्योंकि उसके ऑफिस में उसके असिस्टेंट और 3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि उनकी प्रेसिडेंट एक लड़की है, क्योंकि वह एक अलग केबिन में बैठकर काम किया करती थी। प्रेसिडेंट के केबिन में उसके असिस्टेंट के अलावा और कोई नहीं जा सकता था उसे फ्लोर पर। आज राज ऑफिस नहीं जाने वाला था। दूसरी तरफ इंडिया में ब्लू माउंटेन क्लब विशाल केक खिलाने के बाद सब ने डिनर किया और बियर पीने लगे, और उनमें से 4 बंदर तो सच में पागल हो गए थे। उन लोगों ने म्यूजिक चला दिया और पागलों की तरह वह चारों डांस करने लगे, और वह तीनों उन पागलों को देख रहे थे। तभी कबीर बोलता है, इन चारों की जिम्मेदारी आज तुम्हारी है विशाल। विशाल ने ना में सर हिलाया और सोचा, इनके चक्कर में मैं हमेशा क्यों फंस जाता हूँ। इन बंदरों की जिम्मेदारी हमेशा मुझ पर ही क्यों डालते हैं दोनों। चैप्टर 12, रोशनी का अपने ऑफिस में आम एम्प्लॉई बनकर जाना। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो उसने भी बताया कि वह क्लब में है। विशाल ने पूछा, तुम किस क्लब में हो? तो उसके असिस्टेंट ने बताया, ब्लू माउंटेन क्लब। उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपना रूम नंबर बताया। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट अपने मन में सोचता है, इतनी मुश्किल से तो मैं आज यहाँ एंजॉय करने आया था, यहाँ पर भी यह खड़ूस बॉस मिल गया। मेरी किस्मत इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब है, चल लग जा बेटा काम पर। जब वह रूम में पहुंचा तो विशाल ने उससे कहा, तुम इन सबको इनके घर ड्रॉप कर दो। उसके असिस्टेंट ने बुझे मन से सर हाँ में हिला दिया। बेचारा करता नहीं तो मरता। विशाल का असिस्टेंट उन चारों को लेकर वहां से चला गया। इस वक्त उसे क्लब रूम में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, विशाल, कबीर और विक्रम। तभी अचानक से कबीर विक्रम से पूछता है, क्या उसका कुछ पता चला? उसका सवाल सुनकर विक्रम के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नो। उसका नो सुनकर कबीर भी चिंता में पड़ गया। क्या तुम्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला? अगर कुछ पता होता तब भी हम उसे ढूंढ सकते थे। मैंने हर कोशिश करके देख ली हर तरह से, लेकिन मुझे पता है वह मुझे जल्द ही मिल जाएगी। आखिर उसे आना तो मेरे पास ही है। उन दोनों की बात सुनकर विशाल कंफ्यूजन में पूछने लगा, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? उसकी कंफ्यूजन से भरा चेहरा देखकर कबीर को याद आया कि इस बारे में उसके अलावा और किसी को नहीं पता। उसके पूछने पर कबीर ने बात को टालना चाहा और बोला, कुछ नहीं।
कबीर की ना सुनकर विशाल ने अपनी आईब्रो उच्चकाली और बोला, क्या मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ, बताओ क्या बात है। उसके सवाल पर कबीर बोला, तुम विक्रम से पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि यह उसका मैटर है। उसकी बात सुनकर विशाल का दिमाग एकदम से चलने लगा और उसने पूछा, क्या ये कोई लड़की का चक्कर है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, बताओ मुझे। उसे इतना उत्सुक देख कबीर और विक्रम उसकी तरफ देखने लगे। क्या तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम किसी डील के सिलसिले में दिल्ली गए थे? हाँ मुझे याद है, मैं भी गया था और फिर मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था तो मैं वहाँ से आ गया था। हाँ उसी दिन की बात है, मुझे किसी ने हाई डोज ड्रग दिए थे। उसकी बात सुनकर विशाल बोलता है, हाँ मुझे पता है, और वह ड्रग उसे तान्या चुड़ैल ने दिए थे, मैं सही हूँ ना? नहीं, उसकी ड्रग मैंने नहीं ली। उसका प्लान तो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उससे तो मैं बच गया था। लेकिन शायद कोई और भी था जो मुझे ड्रग देना चाहता था, और वह सफल भी हुआ। वह ड्रग्स बहुत ज़्यादा हाई थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब तक जितने लोगों ने भी मुझे ड्रग दिए थे उनसे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये ड्रग्स कुछ अलग था और बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे मेरा दुश्मन पूरी दुनिया के सामने मुझे नेकेड दिखाना चाहता था, शायद किसी लड़की के साथ। हाँ, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया और मैं उनके जाल में नहीं फंसा, और इन सब चक्रों में मुझसे एक बहुत ही खूबसूरत सी गलती हो गई। यही सब बताते हुए वह अपनी पुरानी यादों में खो गया। दूसरी तरफ लंदन में उन सब का लंच हो जाने के बाद रोशनी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसने अपने असिस्टेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आने वाली है। करीब 1.5 घंटे बाद रोशनी ऑफिस पहुंचती है। पार्किंग एरिया से वो अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वह फ़ोन रिसीव करके बात करने लग जाती है। वो बात करते करते दूसरी तरफ चली जाती है जहां पर सारे स्टाफ की कार पार्किंग होती थी। जब रोशनी अपने फ़ोन पर बात कर रही थी तभी उसे किसी लड़के की आवाज़ आती है जो बोल रहा था, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर वह लड़की जो एवरेज लुकिंग थी, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे और बहुत ही क्यूट लग रही थी, उसकी बात सुनकर रहती है, सर अगर आपको हमें निकलवाना है तो निकलवा दीजिए, हम अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करते। उसकी बात सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है ऑफिस के अंदर। उसके जाने के बाद वह लड़की वहीं बैठकर रोने लगती है और बोलती है, अब मैं क्या करूँगी, कैसे मैं अपने माँ और भाई का ख्याल रखूँगी। उसकी बात सुनकर रोशनी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि इतनी मुसीबत में होने के बाद भी उसने अपनी डिग्निटी बनाए रखी। वो सब देखने और सुनने के बाद रोशनी वहाँ उल्टे पैर वहाँ से चली जाती है और अपने गार्डों के पास आकर बोलता है, मुझे कुछ नॉर्मल कपड़े ला कर दो। उसकी बात सुनकर वो गार्ड्स थोड़े से चौंक जाते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। उनमें से एक कपड़े लेने चला जाता है। आधे घंटे बाद रोशनी बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनी हुई थी और उसने एक मास्क लगाया हुआ था और चश्मा लगा लिया था। वह अपने गार्ड की तरफ देखकर बोलती है, क्या मैं एवरेज लुकिंग लग रही हूँ? उसकी बात सुनकर उसके गार्ड हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं, जी बॉस। रोशनी एक डेविल स्माइल करके वहां से ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ जाने लगती है तो वह गार्ड उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी रोशनी उन्हें रोकते हुए बोलती है, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक नहीं आना, इंटरेस्ट के बाहर ही रहना। उसके सारे बॉडीगार्ड यस बॉस बोलते हैं। रोशनी एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगती है। ऑफिस के अंदर पहुंचकर रोशनी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मुझे यहाँ के सीईओ से मिलना है। उसकी बात सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट एटीट्यूड से बोलती है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उसे रोशनी को देखकर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि रोशनी को नॉर्मल कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई मॉडल हो। उसकी बात सुनकर रोशनी बोलती है, जी नहीं, मेरे पास अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या आप उनके असिस्टेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं? रोशनी यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके ऑफिस में क्या होता है। उसकी गैर हजूरी में
रोशनी की बात सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट चिढ़े हुए भाव से बोलती है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो अपनी यह शक्ल उठाकर यहाँ पर क्यों आ गई? क्या तुम हमारे प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने आए हो? उसकी बात सुनकर रोशनी बेहद शांत लहजे में बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उनसे बेहद इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, और ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को लड़कों को फंसाने के अच्छे तरीके होते हैं, लेकिन तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। और वो क्यों? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। वह लड़की किसी को कॉल करती है। तभी थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने बाहर आती है और बोलती है, बताओ क्यों बुलाया है तुमने मुझे? फिर वह रिसेप्शनिस्ट उसे लड़की से बोलती है, मैडम देखिए यह आपके बॉयफ्रेंड को फंसाने आई है। उसकी बात सुनकर रोशनी अपने मन में बोलती है, बॉयफ्रेंड? भला मैं कब से किसी की बॉयफ्रेंड कब से बन गई? रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह लड़की बेहद गुस्से से रोशनी की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई अपनी ये गंदी शक्ल लेकर यहाँ आने की? दो कौड़ी की लड़की, तुम्हें नहीं पता कि मैं आरआरए कॉरपोरेशन होने वाली मालकिन? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ के प्रेसिडेंट मेरे बॉयफ्रेंड है और बहुत ही जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं? उस लड़की की बात सुनकर के रोशनी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठा दी और अपने मन में बोली, अच्छा। दूसरी तरफ रोशनी का असिस्टेंट जब काफ़ी देर से अपने बॉस को केबिन में आते हुए नहीं देखा था तो वह नीचे चला गया ये देखने कि उसके बॉस को इतना टाइम क्यों लग गया। जब नीचे आया तो रोशनी के बॉडीगार्ड को बाहर खड़ा देखकर उसने पूछा, बॉस कहाँ है? उसके गार्ड ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह वहाँ है। उनमें से एक गार्ड बोला, मुझे लगता है आज इन दोनों चुड़ैलों का आखिरी दिन है। उसकी बात सुनकर रोशनी का असिस्टेंट भी उस तरफ देखने लगा और उसकी आंखें भी बाहर आने को आ गई और वो भी वहीं खड़ा हो गया और उन लड़कियों की बातें सुनते हुए अपने मन में बोला, तुम लोगों को तो राम ही बचाए। फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में ही बोला, अरे मैं कैसे बचा सकता हूँ? इस वक्त उस ऑफिस में उन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर पूरा ऑफिस का स्टाफ भी वहीं आ गया था। जितने भी फ्लोर थे सब लोग ऊपर से देख रहे थे कि हंगामा हो रहा है। इस वक्त पूरा हॉल भर गया था। उनमें से वह चश्मे वाली लड़की भी थी जिसे पार्किंग एरिया में धमकाया गया था और वही वह लड़का भी था जिसने उस लड़की को धमकाया था। वह लड़का अपनी लस्ट भरी नज़रों से रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आज तक इसके जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, ये लड़की तो मेरे पास होनी चाहिए। सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। तभी एली फिर से बोली, बोलो मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने आई हो तो अपना यह ख्वाब ही रहने दो, क्योंकि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हूँ। रोशनी अभी भी साथ थी, वह देखना चाहती थी कि आखिरी ये लड़की और क्या क्या बोलती है। तभी फिर से एली बोलती है, तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लड़कियां आती हैं, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। पता नहीं कहाँ से गटर में से निकाल कर आए हो। उसकी यह सारी बातें सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि कितना गंदा बोल रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि वो सब डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सच में प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि शुरू से ही उसने ऐसा रोब बनाकर रखा था जिससे किसी को भी शक नहीं हुआ कि यह लड़की झूठ बोल रही है। वही उसकी बात सुनकर वह चश्मे वाली लड़की बेहद गुस्से में आकर बोलती है, मैडम आप इस तरीके से किसी से बात नहीं कर सकती और किसी के लिए भी बुरा भला नहीं बोल सकती। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी इस लड़की के साथ जाओगे यहाँ से। उसने भी गुस्से से बोल दिया, मुझे भी ऐसी कंपनी में काम करने का कोई शौक नहीं है जहाँ लोगों की रिस्पेक्ट ना हो, मैं ऐसी जॉब को लात मारती हूँ। और वह रोशनी के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर इन बेवकूफ़ लोगों के साथ मत खड़ी रहो, ये कंपनी इस लायक नहीं है कि हम यहाँ काम कर सके। उसकी बात सुनकर रोशनी बहुत इम्प्रेस हो गई थी और उसने सोच लिया था कि अब से ये ही लड़की उसकी पर्सनल असिस्टेंट रहेगी जो बिना डरे अपनी बात रखें। इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी वो डरी ही नहीं और इन सब लोगों के बीच में सिर्फ इस लड़की ने उसका साथ दिया, बिना किसी डर के, बिना अपनी जॉब को खोने के। उसे देखकर रोशनी हल्का सा स्माइल करती है और अपनी गर्दन हाँ में हिलती है। उन दोनों की बात सुनकर वो लड़की, तो फिर ठीक है, यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ।
तो यह है एली, इस ऑफिस में काम करने वाली और अपने आप को यहाँ की मालकिन समझने वाली। इसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को परेशान किया है, इसलिए यहाँ से बहुत से लोग कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। कई लड़कियों को तो इसने बेवजह यहाँ से निकाल दिया क्योंकि उसे लगता था कि लड़कियाँ खूबसूरत हैं तो कहीं यहाँ का प्रेसिडेंट उनके चक्कर में न जाए और उसका सपना यहाँ की मालकिन बनने का खत्म हो जाए। वही वो रिसेप्शनिस्ट इसकी चमची थी क्योंकि यह उसको घुस देती थी और वह लालच में आकर इसका साथ देती थी। नीचे क्या हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता था, ना राज को, ना रोशनी को, ना उसके असिस्टेंट को, क्योंकि कोई कुछ बोलना नहीं था। इसलिए इस दुर्घटनाओं के बारे में उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। तभी रोशनी अपनी सख्त आवाज में बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट को बुलाकर लो अभी के अभी। उसकी बात सुनकर एली हड़बड़ा जाती है और सोचती है कि मैं तो अभी तक प्रेसिडेंट को देखा भी नहीं है, मैं कैसे बुलाऊं। लेकिन फिर भी वह कड़ के साथ बोलता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाकर तुम्हारी शक्ल दिखाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी रोशनी बोलती है, तो फिर ठीक है, उनके असिस्टेंट को बुलाकर लाओ। एली सोच पड़ जाती है क्योंकि उसके कहने से उनके प्रेसिडेंट का असिस्टेंट यहाँ तो आने वाला नहीं। तभी वह गुस्से में चिल्लाकर गार्डों को बुलाती है, गॉड गॉड, यहाँ आओ और इस बदतमीज लड़की को लेकर जाओ। उसकी बात सुनकर रोशनी एक इविल स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम उन्हें नहीं बुला सकती। रोशनी बेहद सीरियस आवाज में बोलती है, जानती हो क्यों? वो लड़की कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए, क्यों? रोशनी ने सिर्फ एक बेहद सख्त आवाज लगाई, राम वर्मा। अपना नाम सुनते ही रोशनी का असिस्टेंट एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से रोशनी के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और डरते हुए बोलता है, बब बॉस बॉस आपने बुलाया। बस उसका बॉस कहना ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा कर गया। अगर वहां सुई भी गिरती तो भी आवाज सुनाई दे जाती। वही उस लड़की के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। वो समझ चुकी थी कि वह इस वक्त गड्ढे में कूदने वाली है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वह रोशनी से पहले से ही अंदर से डरी हुई थी, लेकिन अपने आप को यहाँ की मालकिन दिखाने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन अब सच जानने के बाद तो उसकी सिटी पट्टी ही गुल हो गई। वही वह लड़का जो रोशनी के बारे में गलत सोच रहा था, उसके तो पैर ही कांपने लगे और वो चश्मे वाली लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रोशनी की तरफ देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वह सोच रही थी कि अगर बॉस यह है तो कोई इन्हें क्यों नहीं जानता। और सबसे बुरा हाल तो उस रिसेप्शनिस्ट का था, क्योंकि वह एक गरीब घर से थी और बहुत ही मुश्किल से उसने ये नौकरी पाई थी। लेकिन अब लगता है अपने लालच में उसने नौकरी को दी। चैप्टर 13, रोशनी का रोब और विक्रम का पास्ट। इधर रोशनी अपनी ऊंची आवाज में बेहद कठोरता से कहती है, राम वर्मा, क्या तुम्हें पता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? लेकिन इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो अब तक समझ नहीं आया क्या मैं लेस्बियन हूँ। उसकी इतनी सी बात सुनकर पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज थे वह एकदम सन रह गए। तभी रोशनी का असिस्टेंट हड़बड़ाते आते हुए कहता है, नहीं बॉस, ये कैसी बातें कर रही है? आप तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसकी बात सुनकर रोशनी एली की तरफ देखती है, तो मिस एली, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर एली का फेस कुछ इस तरह हो गया। इस वक्त उसके सामने सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसे अब कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने बिना देरी किए रोशनी के पैरों में गिर गई, क्योंकि उसे पता था इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ वक्त पहले जो एली का घमंड था वह अब एक रेत की तरह ढह गया और वह उसके पैर में गड़गड़ते हुए बोलने लगी, मैम मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यह मेरी ज़िंदगी की आखिरी गलती है। ओह रियली? और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तो मिस योर बैड लक, बिकॉज आई एम वेरी बैड वुमन। उसके इस लहजे को सुनकर एली अंदर तक कहाँ गई। उसकी नज़रें उठाने तक की हिम्मत नहीं रह गई। उसकी इस हालत को देखकर उस चश्मे वाली लड़की की आंखों में एकदम चमक बढ़ गई और अपने मन में बोली, इंसान का घमंड ही उसे ले डूबता है। और एग्जाम्पल के तौर पर तो ये लड़की मेरे सामने है। और उस रिसेप्शनिस्ट, उसकी तो हालात ही अलग थी। वह तो हिल भी नहीं पा रही थी कि वो रोशनी के पैरों में भी गिर सके। अल्पविराम। रोशनी ने अपने पैरों को झटका
जिसकी वजह से एली दूर जाकर गिरी। रोशनी अपने असिस्टेंट से बोली, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं इन सबको बड़े हॉल में बुलाओ, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। उसका असिस्टेंट उसकी बात सुनकर अपने काम पर लग गया। करीब 15 मिनट बाद हॉल में सब लोग आ चुके थे। रोशनी ने बोलना शुरू किया, आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ शर्तें रखना चाहती हूं जो इस कंपनी की तरफ से है। सबसे पहले यहाँ पर अगर किसी ने भी अपने सीनियर होने का फ़ायदा उठाया तो वह उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और अगर किसी ने भी काम में लापरवाही की तो उसे फ़ौरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और अगर अपना काम किसी और से करवाया तो उसे बेहद ही सख्त सज़ा दी जाएगी। अपना काम अपनी मेहनत से करे, अगर नहीं कर पाए तो अभी के अभी इस कंपनी से निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे लेज़ी लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, अगर किसी ने भी किसी के डर से, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मिस एली, उसकी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सुनते रहे। फिर रोशनी ने उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने रोशनी को परेशान किया था, एली और वह रिसेप्शनिस्ट और वह लड़का। उनकी तरफ देखकर रोशनी ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, और आप लोगों को इस कंपनी से ब्लैक लिस्ट किया जाता है, और उनकी पेपर लिस्ट में एक और चीज़ ऐड करवा दी जाए कि अगर किसी ने भी इन्हें नौकरी देने की कोशिश की तो वह RRA कॉरपोरेशन का दुश्मन होगा। उसकी यह बात सुनते ही उन तीनों की तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। रोशनी ने बिना वक्त गंवाए अपने गार्ड को बुलाया और उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर उसने अपने गार्ड से बोला, इन तीनों को मेरे प्राइवेट बेस पर ले जाना, इनका हिसाब मैं वही करूंगी। फिर वो उस चश्मे वाली लड़की की तरफ देखती है। उसे अपनी तरफ देखता देख वो लड़की डर जाती है, पहली बार किसी से डरी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली। फिर रोशनी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मम मेरा नाम। उसे इस तरह लड़खड़ाते देख रोशनी थोड़ी नर्म आवाज में बोली, हाँ तुम्हारा नाम? मेरा नाम गागी जैन है। रोशनी ने स्माइल करते हुए बोला, वेरी प्रीटी नेम। रोशनी की बात सुनकर वह लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रोशनी की तरफ देखती है। रोशनी उसे इस तरह देखकर उसे बोलती है, मुझे तुम्हारा स्टैंड लेना काफ़ी अच्छा लगा। उसकी तारीफ सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीची करके बोलती है, थैंक यू मैं। फिर रोशनी बोलती है, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? उसकी बात सुनकर पूरी कंपनी में एकदम सन्नाटा छा गया और सोचने लगे, इसकी तो किस्मत ही खुल गई। काश इसकी जगह हम होते। सबको जलन हो रही थी इस वक्त गागी से। उसकी बात सुनकर गागी उसकी तरफ एकदम हैरान होकर देखी है। वह काफ़ी देर से रोशनी की तरफ इसी तरह देख रही थी। फिर रोशनी बोलती है, अगर तुम्हें नहीं बनना तो कोई बात नहीं। फिर चौंक कर गागी बोलती है, नहीं मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी। उसकी बात सुनकर रोशनी स्माइल करते हुए बोलती है, तो फिर ठीक है, मेरे कबिन में आकर मुझे मिलो। इतना बोलकर रोशनी ने सबको वहां से जाने के लिए बोला। सब लोग चुपचाप चले गए क्योंकि सबके सब डरे हुए थे। रोशनी अपने असिस्टेंट के साथ चली जाती है, उसके पीछे गागी भी चली जाती है। रोशनी के केबिन में रोशनी का असिस्टेंट गागी को सारी डिटेल्स बताता है और उससे कहता है कि कैसे उसे रोशनी के अकॉर्डिंग काम करना है। दूसरी तरफ इंडिया में विक्रम विशाल को अपनी पुरानी बातें बताते हुए कुछ साल पहले की यादों में खो गया। फ्लैशबैक, दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, यही बना है भारत का सबसे आलीशान होटल, लीला पैलेस। विक्रम अपनी किसी डील के सिलसिले में इसी जगह पर रुका हुआ था। आज इस होटल में पार्टी थी, इसलिए विक्रम को इनवाइट किया गया था। विक्रम रात को 8 बजे पार्टी में जाता है। वहाँ कुछ ड्रिंक करता है और अपने क्लाइंट से और पार्टनर से मिलता है। एक वेटर उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। विक्रम उस ड्रिंक को उठा लेता है, लेकिन सबकी नज़रों से बचकर उस ड्रिंक को बड़ी ही चालाकी से चेंज कर देता है। और किस्मत में कुछ और ही लिखा था, जिसने वो ड्रिंक दिलवाई थी वह ड्रिंक खुद उसके पास ही पहुंच गई। और वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, आदि अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। उसे ड्रिंक को पीने के बाद उस लड़की का सर चकराने लगा और वो वहां से चली गई गलती से किसी और रूम में, और उस रूम एक बूढ़ा आदमी था जो काफ़ी अयास था। इधर पार्टी में बैठा फिर से ड्रिंक लेकर आता है
और इस बार विक्रम ने बिना ध्यान दिए वह ड्रिंक पी ली। पीने के बाद वह बातें करने लगा। बातें करते करते उसका सर बहुत भारी होने लगता है। विक्रम को ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि उसे ड्रग्स दिया गया है, वो भी काफ़ी हाई डोज वाला। कबीर इस होटल से काफ़ी देर पहले चला गया था, अपने निजी काम से। इस वक्त विक्रम अकेला था। वह तुरंत वहां से निकलकर अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाता है, और जैसे ही वो अपने रूम का डोर ओपन करता है वह एकदम से चौंक जाता है। चैप्टर 14 विक्रम का पास्ट। बेबी गर्ल, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई नीड यू। उसके बेड पर एक ड्रेस पहने हुए लड़की थी। उसे लड़की को देखकर विक्रम समझ जाता है कि कोई और भी है जो यहाँ मेरे लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि जो उसने सोचा था उसके उलट ही हो रहा था। उसने उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने गार्डों को भी भेज दिया था, ताकि वो उसे पकड़ सके और उसे से सख्त सजा दे, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। उसने अपने रूम का डोर क्लोज किया और बाहर से लॉक कर दिया। वो वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि उसका वहां रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। वो इस वक्त लिफ्ट की तरफ जा रहा था ताकि वो कबीर के रूप में जा सके। वो लिफ्ट से 5th फ्लोर की तरफ चला गया। वो जब 5th फ्लोर पर पहुंचा और कबीर के रूम की तरफ जाने लगा, विक्रम का शरीर बहुत भारी होने लगा था। वो इस वक्त खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखे हुए था। वह रूम की तरफ जाते जाते रुक गया। उसने देखा सामने से एक स्कूल गोइंग गर्ल, बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी, किसी से भागते हुए सामने से आ रही थी। विक्रम इस वक्त कबीर के रूम के बाहर था, और उसने एक हाथ से गेट पकड़ा हुआ था खोलने के लिए, लेकिन सामने से आती हुई लड़की को देखकर वो वहीं रुक गया। वो लड़की भागते हुए आकर विक्रम के पीछे छुप गई, और अपनी घबराई हुई आवाज़ में मासूमियत से बोली, अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वहाँ 2 गुंडे हैं। वह लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस लड़की ने जैसे ही विक्रम को पीछे से पकड़ा, विक्रम की नशीली आंखें एकदम से बंद हो गई, और उसे वो सुकून मिल गया था जो वह चाहता था। उसने बिना देर किए रूम गेट डोर ओपन किया और उस लड़की को कमरे के अंदर ले गया, और अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। जैसे ही उस लड़की को अंदर खींचा गया वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो और ज़्यादा घबराते हुए बोली, अंकल प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उस लड़की की मासूमियत देखकर विक्रम उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला, शश्शू चुप बेबी गर्ल, नो मोर क्वेश्चंस। विक्रम इस वक्त ड्रग्स के नशे में धीरे धीरे आ गया था, और उसे इस वक्त वो लड़की चाहिए थी किसी भी कीमत पर। विक्रम ने उसके पास जाते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज़ में उसके कान में कहा, आई नीड यू बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर वो लड़की और ज़्यादा डर गई और बोली, प्लीज़ अंकल मुझे जाने दीजिए। वो एक ही रट लगाई रही, प्लीज़ अंकल मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ अंकल मुझे जाने दीजिए। इस वक्त विक्रम ड्रग्स के नशे में उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी बाहों में भरा और बेड पर पटक दिया, और उसके गालों को चूमते हुए बोला, बेबी गर्ल इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा, प्लीज़ मुझे मत रखो। उसने अपनी नशीली आवाज़ में कहा, लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी गर्दन ना मिलने लगी, और बोली, नो अंकल प्लीज़ जज, और उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही दबकर रह गई। विक्रम से बहुत ही फैशन के साथ किस करने लगा। आज पहली बार विक्रम किसी लड़की के इतने करीब आया था। वो जैसे इस एहसास में एकदम पागल हो गया था। वो बस उसे अब हमेशा चाहता है। धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसने उस लड़की की पिंक फ्रॉक उसके शरीर से अलग कर दी। इस वक्त वो लड़की सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थी, और बेहद खूबसूरत लग रही थी, एकदम क़यामत की तरह, जैसे उससे ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त कोई है ही नहीं दुनिया में। और अपनी 27 साल की उम्र तक सिंगल रहने के बाद विक्रम उसे इस तरह देखकर वो बिना ड्रग के भी नशे में चला जाता। वो भला की खूबसूरत लड़की इस वक्त उसके सामने थी, वो भी इस हालत में। वो उसे देखकर एकदम पागल हुए जा रहा था, जैसे उसके अंदर का सोया हुआ जानवर जाग रहा हो। उसने बिना वक्त गंवाए अपने सारे कपड़े निकाल दिए और उस लड़की के ऊपर आ गया। उसने सबसे पहले उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बट प्लीज़ आज बेबी गर्ल संभाल लेना मुझे,
बिकॉज आई नीड यू वेरी बडली। उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इस वक्त वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि विक्रम ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से उसके सर के ऊपर बेहद कसकर पकड़ हुआ था और वो उसके ऊपर झुका हुआ था। विक्रम इस वक्त उसकी पूरी बॉडी को चूम रहा था जैसे वह कोई लालची इंसान गोल्ड को देखकर करता है। वो इस वक्त विक्रम के लिए किसी खजाने से काम नहीं थी जो सिर्फ उसका थी। वो उसके होठों को चूमते हुए उसकी जीभ को भी शक करने लगा। उसे उसको किस करते हुए मन नहीं भर रहा था जैसे वह बस यही काम करता रहे अपनी सारी जिंदगी। लेकिन न चाहते हुए भी उसे उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह धीरे धीरे उसकी गर्दन पर पहुंच गया, फिर धीरे धीरे किस करते हुए उसके चेस्ट पर पहुंच गया और उसने उसकी ब्रा को निकाल कर फेंक दिया जैसे कि उसे उस जगह होना ही नहीं चाहिए। फिर वो उसके ब्रेस्ट को शक करने लगा। वो किस करते हुए उसकी नाभि तक पहुंचा और से वहां लिक करने लगा। उसके ऐसा करने से उस लड़की की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। धीरे धीरे वह उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ चला गया और बिना वक्त गंवाए उसने उसकी पेंटिंग निकाल दी। वह उसे वहां पागलों की तरह किस्सेज किए जा रहा था। जब उसे लगा कि वो रेडी है तो बिना वक्त गंवाए वो उसके अंदर समा गया और जैसी ही उसने उसको महसूस किया उसने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि उसने पता नहीं आज क्या पा लिया। उसके अंदर इंटर करते ही उस लड़की की बेहद दर्दनाक आवाज निकली। उसको इस तरह दर्द से तड़पते देखकर उसने उसके सर को सहलाया और उस होठों को धीरे धीरे चुमते हुए बोला, बस थोड़ी देर और बेबी गर्ल, फिर तुम ठीक हो जाओगे। उसने खुद को रोकने हुए बोला। फिर धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करने लगा। वो उसके बालों को बेहद प्यार से सहला रहा था। वह बहुत प्यार से चूम रहा था जैसे वह कितनी नायाब चीज़ है। और इसी तरह विक्रम 5 बजे तक उस लड़की से दूर नहीं हुआ और इसी बीच वो लड़की कई बार बेहोश हो चुकी थी और सुबह 6 बजे विक्रम की आंख लग गई। उसको अपनी बाहों में भरते हुए सो गया। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहां का सुकून था, जैसे कि उसकी जिंदगी का अधूरापन अब पूरा हो गया हो। दोपहर के 1 बजे विक्रम की आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपनी बगल में देखा तो वह चौंक गया और उठकर पूरे रूम में देखने लगा। वह दौड़ते हुए बाथरूम में गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे उसने कुछ खो दिया हो। जब उसे बाथरूम में भी कोई नहीं मिला तो जल्दी से उसने अपने कपड़े पहने तो उसकी नज़र अपने बिस्तर पर पड़ी। वहां काफ़ी ज़्यादा खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे उस लड़की के मौजूद होने का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, सिवाय उस बेडशीट के, जैसे वो यहाँ कभी आई ही नहीं थी। विक्रम इस वक्त अपने पूरे होशो हवास में था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया और से कबीर के रूप में आने के लिए बोला। जब उसके बॉडीगार्ड आए तो उसने बोला, कल यहाँ जो लड़की थी उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अभी के अभी। बॉडीगार्ड्स अपने बॉस को पहली बार इतना अधीर होते हुए देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या खो गया हो। उसके बॉडीगार्ड्स ने गर्दन हिला दी और वो ढूंढने चले गए। इधर विक्रम रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे इस वक्त बस उसकी बेबी गर्ल चाहिए थी। वो उसे बस अपनी बाहों में भरना चाहता था। लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसके बॉडीगार्ड खाली हाथ आए और बोले, बॉस हमें कुछ नहीं मिला और यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास भी बंद है। ये सारी बातें सुनकर विक्रम एकदम से नाराज हो गया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी पता करो, मुझे मेरी बेबी गर्ल चाहिए। इसी तरह से विक्रम को अपनी बेबी गर्ल को ढूंढते ढूंढते कई साल बीत गए लेकिन वो उसे नहीं मिली। प्रेजेंट, ब्लू माउंटेन क्लब, 3rd फ्लोर, प्राइवेट रूम। उसकी बात सुनकर विशाल जो ड्रिंक कर रहा था उसके मुंह से बाहर निकल आई और वो बुरी तरह से खांसने लगा। कबीर ने उसकी पीठ थपथपाई पाए और उसे पानी पीने के लिए दिया। जब विशाल थोड़ा ठीक हुआ तो वह घूरकर विक्रम की तरफ देखने लगा और बोला, इसका मतलब तूने अपनी वर्जिनिटी 6 साल पहले ही खो दी थी और मुझे लगा कि तू तो इस वक्त भी अखंड सिंगल है, लेकिन तू तो कुछ अलग ही लेवल पर चला गया और मैं तो आज तक किसी लड़की को किसी भी नहीं किया। उसने गुस्से में कबीर की तरफ देखा और बोला, अगर तेरा भी कोई पास्ट है तो तू भी बक दे।
क्योंकि मुझमें अब और ज़्यादा झटका झेलने की ताकत नहीं है। उसे इस तरह बोलता हुआ सुनकर कबीर स्पीचलेस हो गया और बोला, मेरा कोई पास्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर विशाल ने राहत की सांस ली कि चलो मेरी तरफ और भी कोई है। अखंड सिंगल। वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए विक्रम से पूछता है, तो क्या वो लड़की मतलब भाभी जी फिर तुम्हें मिली? उसके मुंह से अपनी बेबी गर्ल के लिए भाभी जी सुनकर विक्रम के दिल में घंटियां बजने लगी और सिर्फ इतना सुनते ही उसके दिल में सुकून उतर आया। तभी विक्रम का फ़ोन बजता है। जब उसने देखा कि उस इंसान का फ़ोन है जो उसकी बेबी गर्ल का पता लग रहा है, तो झट से फ़ोन उठा लिया और बेहद जल्दबाजी में पूछने लगा, बताओ क्या पता चला है? उसको इस तरह से बात करते हुए देखा विशाल एकदम से चौंक गया। वो सोचने लगा, ये डेविल एकदम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। खुद से बोलने लगा, पता नहीं ये सिर्फ फ़ोन को देखकर ऐसे कर रहा है, तो जब वो मतलब भाभी जी खुद सामने होगी तो क्या ही करेगा। इसे देखकर तो लग रहा है कहीं उड़ने ही ना लग जाए। अंदर ही अंदर हंसने लगता है। चैप्टर 15 विक्रम के जज्बात और जुनून, रोशनी और गागी की दोस्ती। दूसरी तरफ बात कर रहा इंसान बोलता है, बॉस, लेडी बॉस का नाम रोशनी शर्मा है। माय बेबी गर्ल। रोशनी शर्मा। वह धीरे से अपने बेशकीमती और रेयर लबों से बुदबुदाता है। उसने ये नाम अपने लबों पर कई बार दोहराया, माय रोशनी शर्मा, माय बेबी गर्ल, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, तुम्हें सारे हिसाब चुकाने होंगे। मेरे इतने सालों की बेचैनी को अब तुम्हें अपना चैन खोकर चुकाना होगा। वह मन ही मन अपने मन में सोचते हुए अपने होठों पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला। उसकी आंखें इस वक्त नाम हो गई थी, जो शायद जिंदगी में पहली बार हुआ था। जब उसकी आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आया तो इस वक्त सिर्फ विक्रम ही नहीं बल्कि विशाल और कबीर शायद पहली बार इतनी हैरान हुए थे, और वह हैरानी में विक्रम की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, क्या भाभी जी विक्रम के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिंदगी में पहली बार कभी न रोने वाला विक्रमादित्य कपूर, सिर्फ उसके मिलने से ही उसकी आंखों में आज आंसू है। उसकी तरफ देखते हुए विशाल और कबीर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही विक्रम बोला, सी इज माई लाइफ, सी इज माई हॉट बीट। उसकी बात सुनकर कबीर और विशाल आगे कुछ नहीं बोल। वो दोनों समझ गए कि भाभी जी विक्रम के लिए क्या हैं। उन दोनों ने तो उसे पहले ही भाभी मान लिया था, जबकि वो लोग रोशनी को जानते भी नहीं थे और ना कभी देखा था, और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उनका दोस्त किसी के लिए इस तरह की फीलिंग्स रखता है। तभी दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आती है, बॉस, लेडी बॉस, हमें उनके पड़ोसियों से पता चला है कि कुछ साल पहले काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बात सुनकर विक्रम के दिल में बेहद दर्द महसूस हुआ। दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, लेडी बॉस 1 महीने तक कोमा में रही थी और 1 महीने बाद उनको होश आया तो वह अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थीं। उसकी बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने फिर अपनी सख्त आवाज में कहा, आगे बोलो, कहाँ है वो? बॉस, इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। लेडी बॉस के होश में आने के 15 दिन बाद ही वो लोग यहाँ से कहीं चले गए, इसकी किसी को जानकारी नहीं है कि वो लोग उसके बाद कहाँ चले गए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उससे कहा, उसकी जानकारी निकालना जारी रखो, और फ़ोन काट दिया। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल हो रही थी। उसकी तरफ देखकर विशाल और विक्रम भी परेशान हो गए। इधर विक्रम अपने मन में बोला, बेबी गर्ल, अब समझ आया उस दिन वो बेचैनी, वो घबराहट मुझे क्यों हो रही थी, क्योंकि उस दिन तुम दर्द में थीं और वो तकलीफ़ मुझे महसूस हो रही थी, और जब जब मुझे बेचैनी और घबराहट हुई इसका मतलब तब तब तुम दर्द में थी। और बोल बेबी गर्ल, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं आने दूंगा। मेरा हर एहसास सिर्फ तुमसे है। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरी जिद, मेरे जज्बात सिर्फ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ लंदन में रोशनी का ऑफिस। इस वक्त रोशनी अपना काम बेहद ध्यान से कर रही थी। तभी उसके केबिन में नॉक होता है। कम इन। दरवाज़ा खोलते हुए गागी आती है और उसे कल की मीटिंग के लिए कुछ डिटेल्स बताती है। रोशनी
उससे बोलता है, गागी तुम मेरा कल का सारा शेड्यूल क्लियर कर दो। कल का वक्त मैं अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। जब गागी ने उसकी बात सुनी कि उसके बच्चे हैं, तो वह अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मैम आपके बच्चे। टक्कर इस वक्त गागी के दिमाग में ब्लास्ट हो रहा था। मैम लेकिन आप तो अभी सिर्फ 22 साल की हैं। उसकी बात सुनकर रोशनी अपने चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत स्माइल करते हुए बोली, मम मेरे 5 साल के 2 बेटे हैं। बस इतना सुनते ही वो स्मार्ट और शार्प लड़की गागी जैन शौक से वहीं पर बेहोश हो गई। उसे इस तरह बेहोश होते हुए देखकर रोशनी घबराकर उसकी तरफ भागी और उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में ले लिया कि तभी केविन का डोर ओपन हुआ और कोई अंदर आया और उसने रोशनी की बाहों में किसी लड़की को इस तरह देखा तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा। उसकी बकवास सुनकर रोशनी चिल्लाते हुए बोली, चुप करो। और मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो चुप हो जाऊंगी लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इसे बाहों में क्यों पकड़ा है। मुझे भी तो पढ़ सकती हो। उसकी बिना सर पैर की बात सुनकर रोशनी ने उसकी तरफ आंखें छोटी करते हुए देखा और बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरी बाहों आना है, अभी लूंगा। थोड़ी देर बाद उसको इस तरह बोलते हुए देखकर वो लड़की यानी कि काजल बोली, ही मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने तो सीरियस ले लिया। मजाक भी नहीं समझती जानू। रोशनी उसकी तरफ से ध्यान हटाते हुए गागी को अपनी बाहों में उठाकर उसे सोफे पर लेटा देती है और उसके ऊपर पानी के छींटे डालते हुए होश में लाने की कोशिश करती है। करीब 10 मिनट बाद गागी अपने होश में आती है और फिर एक स्टैचू की तरह रोशनी की तरफ देखते हुए बोलती है, सॉरी मैम, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। वो सर झुकाते हुए बोली, ली। रोशनी उसे समझाते हुए बोली, गागी तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका भी रिएक्शन ऐसा ही होता। दूसरे सोफे पर बैठी काजल रोशनी को इतने प्यार से उस लड़की से बात करते हुए देखकर चिढ़ रही थी और धीरे से बोली, जानू तू इससे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। उसके धीरे बोलने के बावजूद भी रोशनी ने उसकी बात सुन ली और अपनी गर्दन ना में दिला दी कि इसका कुछ नहीं हो सकता। रोशनी ने फिर से गागी की तरफ देखा और बोली, पहली बात तो तुम मुझे ये मैम बोलना बंद करो, तुम मुझे रोशनी बोल सकती हो। जब तुमने इतने सारे लोगों के बीच में मेरे लिए स्टैंड लिया जहां किसी ने नहीं लिया, उसी समय मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया और इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाया। जब गागी ने रोशनी की बात सुनी तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैं तो लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम मुझे सिर्फ रोशनी बोलोगी। तभी काजल बीच में टपकती हुए बोली, जब उसने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया तो खुद को खुशकिस्मत समझो, वरना ये इतनी आसानी से किसी को दोस्त नहीं बनती। फिर मुंह बनाते हुए बोली, और तुम मेरी जानू के ज़्यादा करीब मत जाना। उसकी बात सुनकर गागी बोली, पर मैं तो। फिर रोशनी बोली, हाँ मैं इतनी आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, लेकिन तुम्हें बनाया है, वो भी तुम्हारा कैरेक्टर को देखकर, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। रोशनी के काफ़ी बोलने के बाद गागी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई और धीरे से बोली, ठीक है रोशनी, लेकिन काम के टाइम पर मैं तुम्हें बॉस बुलाऊंगी। रोशनी ने भी हाँ बोल दिया। और हाँ, मेरे बच्चों के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया क्योंकि मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना। उसकी बात को समझते हुए गागी को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने बड़े कॉरपोरेशन की मालकिन होने के बाद भी उसने उस मामूली सी लड़की से दोस्ती की जिसकी आज तक कोई दोस्त नहीं बनी, क्योंकि वह हमेशा सच बोलती थी और ज़्यादा किसी की चापलूसी नहीं करती थी और गरीब थी। उसके पापा के मरने के बाद उसने स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी स्टडी कंप्लीट की। वह कई जगह पार्ट टाइम जॉब करती थी अपने माँ और भाई को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन शायद उसकी खुशकिस्मती से उसकी जॉब यहाँ लग गई थी। लेकिन कई दिनों से वह बदतमीज लड़का उसे परेशान कर रहा था, लेकिन आज रोशनी की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई जो फाइनेंशियली उसे होती थी। लेकिन रोशनी की दोस्त वाली बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर रोशनी और काजल भी परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो
हमें बताओ। रोशनी और काजल की फिक्र भरी बात सुनकर वह और जोर से रोने लगी। उसने बहुत कठिन समय देखा था, और उस कठिन समय में उसके साथ कोई भी नहीं था, ना कोई दोस्त और ना ही कोई और वो कभी अपने माँ भाई को अपनी परेशानियां नहीं बताती थी, और सब कुछ खुद सहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसको इतना तेज रोते हुए देखकर रोशनी ने उसे गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फिरते हुए बोली, शांत हो जाओ, रो मत। रोशनी को इतने प्यार से खुद को चुप करते हुए देखकर वो धीरे धीरे सिसकते हुए चुप हो गई, और अपनी रुआंसी आवाज में बोली, आज से पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था। जब तुमने मुझे दोस्त बोला तो मुझे रोना आ गया। उसकी मासूमियत देखकर रोशनी ने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे वह कितनी बड़ी है और किसी बच्चे को दिलासा दे रही है। उसकी बात सुनकर काजल बोली, तुम्हारी सिर्फ रोशनी दोस्त नहीं है, आज से मैं भी तुम्हारी पक्की वाली दोस्त हूँ। और उसने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली टेढ़ी करते हुए उसकी तरह बढ़ाई, जैसे बोल रही हो, चलो पिंकी प्रॉमिस करो। उसे इस तरह से बोलते हुए देखकर गागी मुस्कुरा दी, और उसने भी प्रॉमिस किया। इधर रोशनी ने उन 2-5 साल की छोटी बच्चियों को देखा और सोचने लगी, क्या करूं मैं। चैप्टर 16 बेबी गर्ल वेयर आर यू। रोशनी जाकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी काजल बोलती है, जानू काफ़ी टाइम हो गया है, घर चलते हैं अब। रोशनी उसे मना करते हुए बोली, नहीं, हमें कहीं और जाना है, और गागी तुम भी हमारे साथ आ रही हो। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं दोनों लड़कियों की तरफ से उनकी। काजल एक नाथ है और उसे मुकेश जी ने गोद ले लिया था 3 साल पहले। रोशनी के कहने पर उसकी उम्र 26 साल है। रोशनी और उसका परिवार ही उसका सब कुछ है। उसके दोनों बच्चे उसकी जान हैं। और बचपने में काजल चौथे नंबर पर आती है घर में, क्योंकि 3 बच्चों के बाद एक वही अकेली बच्ची है जिसके अंदर सच में बचपना है। गागी जब 15 साल की थी तब उसके डैड की डेथ हो गई थी, और तभी से गागी की जिंदगी में मुसीबतों ने आना शुरू कर दिया। उसकी माँ काम करती थी लेकिन उतना नहीं कमा पाती थी। गागी पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसलिए उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही। इसीलिए बिना मुसीबत के उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई। पढ़ाई के बाद वह पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, कुछ भी मिल जाए उसी को कर लेती थी। गागी की उम्र 25 साल है, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों ही रोशनी के सामने छोटी बच्चियां बन जाती थी। शायद इसलिए क्योंकि उनकी परवाह करने के लिए कोई नहीं था। भले ही रोशनी उम्र में इसे छोटी है, लेकिन वह काफ़ी मैच्योर है। आधा घंटे बाद रोशनी, काजल, गागी तीनों निकल जाते हैं रोशनी के प्राइवेट बेस पर। रोशनी के प्राइवेट बसे में रोशनी एक रौबदार पर्सनैलिटी के साथ सबसे आगे चलते हुए आ रही थी। उसके पीछे काजल और गागी थी, और उसके पीछे उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो खुद रोशनी के थे, जो उसे पूरी लॉयल्टी के साथ प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि रोशनी ने ऐसे कुछ लोगों को रखा हुआ था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह लोग अपनी जान भी दे सकते थे रोशनी के लिए बिना सोचे समझे, क्योंकि रोशनी ने अपने जितने भी सेक्रेट गार्डन थे उन सब लोगों को बेहद ही खराब कंडीशन से बाहर निकाला था ताकि कोई भी उसे धोखा ना दे सके। और उनमें एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल भी था जो बेगुनाह था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे फंसा दिया था। अब वह रोशनी का राइट हैंड है, क्योंकि रोशनी ने उसे मौत के मुंह से निकला था। रोशनी कभी भी उन लोगों को अपने साथ नहीं रखती थी जो पैसों के लालची होते थे, वह उन लोगों को अपने साथ रखती थी जो उसके लिए 100% लॉयल हों। जब वो लोग बेस के अंदर पहुंचते हैं, इस वक्त गागी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। लेकिन काजल बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, जैसे उसके लिए सब आम बात हो। उसे देखकर काजल ने गाड़ी का हाथ पकड़ लिया और बोली, इट इज़ ओके, तुम आगे देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वह बोल तो ऐसे रही थी जैसे वो लोग यहाँ कोई मूवी देखने आए हैं। रोशनी अंदर जाकर एक किंग साइज चेयर पर बैठ जाती है, अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर, जैसे वो वहाँ की महारानी हो। फिर बेहद सख्त आवाज में बोलती है, शुरू करो। काजल भी गागी को बिठा देता है। उसके बाद उसके गार्ड 3 लोगों को घसीटते हुए लेकर आते हैं, और तीनों को धक्का देकर रोशनी से थोड़ी दूर जमीन पर गिरा देते हैं। उन तीनों को जमीन पर देखकर गागी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, ये लोग यहाँ
पर जमीन पर पड़े हुए 3 लोग, एली जो रोशनी की खुद को गर्लफ्रेंड बताती थी उसके ऑफिस में, और रिसेप्शनिस्ट जो एली की चमची, और वो लड़का जिसने गागी को परेशान किया था। अगर इन लोगों ने सिर्फ इतना ही किया होता तो रोशनी इन लोगों को इस बेस पर कभी नहीं लाती। लेकिन रोशनी ने अपने असिस्टेंट से इन तीनों की डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया था, और जब उसने वह सारी डिटेल्स पढ़ी कि इन दोनों ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है, तो रोशनी ने इन लोगों को यहां सजा देने के लिए अपने आदमियों को बोल दिया। सबसे पहले सजा सुनाई गई उस रिसेप्शनिस्ट को, उसे 200 कोड़े मारने के लिए बोला गया और उसके घर पहुंचा दिया, क्योंकि उसने ज़्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया था। लेकिन इन दोनों की तो सजा बेहद भयानक होने वाली थी। रोशनी ने गागी को बोला, इस लड़के को सजा तुम्हें देनी है क्योंकि यह तुम्हारा गुनहगार है। उस लड़के की तरफ देखकर गागी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कुछ भी उसने 1 महीने में उसके साथ करने की कोशिश की थी। अगर वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग नहीं होती तो ये लड़का उसकी जिंदगी कब की बर्बाद चुका होता। रोशनी ने वो कोड़ा उठाया जिससे बॉडीगार्ड ने उस रिसेप्शनिस्ट को मारा था और गागी को अपनी भड़ास निकालने के लिए दे दिया। गागी भी गुस्से में उस लड़के पर कोड़े बरसने लगी, और जब वो थक गई तो उसने कोड़े को फेंक दिया और फिर उस लड़के की तरफ देखकर बोली, लड़कियों को कभी भी कमज़ोर मत समझना, इसका एग्जाम्पल तो आज तुम देख ही चुके हो, क्योंकि एक लड़की के कदमों में तुम पड़े हुए हो और दूसरी लड़की तुम्हें कुत्ते की तरह मार रही है। उसे इस तरह बोलते हुए देखकर रोशनी और काजल दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काजल थोड़ी तेज आवाज में, वेल डन जाने मन। काजल की बात सुनकर गागी गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराती है और वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रोशनी की राइट साइड में लियो खड़ा था और उसकी लेफ्ट साइड में एल्बर्ट खड़ा था, जो रोशनी के लिए वफादार थे और उसके खास आदमी। रोशनी उन दोनों को इशारा करती है और वह दोनों अपने आदमियों से बोलते हैं कि इन दोनों को शॉर्ट सर्किट से थोड़ा मजा चढ़ाया जाए। करीब आधा घंटे बाद उन दोनों की हालत कुछ ऐसी थी कि उनके माँ बाप भी उन दोनों को ना पहचान पाए। रोशनी ने उन दोनों को सजा सुनाए और बोली, तुम दोनों के लिए मौत बहुत आसान होगी, इसलिए तुम लोग आज से इस बेस के सर्वेंट हो। इस बेस का सारा काम तुम दोनों को करना पड़ेगा, यहाँ तक कि टॉयलेट भी धोने पड़ेंगे। इस वक्त वह दोनों कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे और उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वह कुछ बोल सके, इसलिए पोपट की तरह गर्दन हिलाते हुए बताया कि वह समझ गए। उसके बाद वहां से निकालकर सब अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में वो तीनों ब्लू माउंटेन क्लब से निकलकर अपने अपने घर चले गए। विक्रम अपने एंजल विला पहुंचा और अपने स्टडी रूम में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबी गर्ल के ख्याल चल रहे थे। वह बहुत बेचैन हो रहा था, वह बस उसे अपने पास चाहता था, अपनी बाहों में, लेकिन शायद अभी और इंतजार करना है उसे। दूसरी तरफ लंदन में परी विला, रोशनी घर पहुंचते ही अपने मम्मी और पापा को गले लगाते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा आज? और काजल दौड़ते हुए घर के अंदर गई और उसने उन दोनों शैतानों को गले लगाया और बोली, और बताओ मेरे गोलू मोलू, क्या क्या आज तुम दोनों ने? तभी सीडीओ से परी दौड़ते हुए आए और बोली, मैं बताती हूँ बुआ। वह अपने नन्हे पैरों से दौड़ते हुए आ रही थी, इस घर की सबसे छोटी सदस्य और सबकी जान। रोशनी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, लाडो धीरे धीरे चलो, गिर जाओगी वरना। परी ने गर्दन हिला दी और अपनी चाल धीमी कर दी और रोशनी के पास पहुंचते ही उसके गले से लटक गई और बोली, बूई बूई, आई मिस यू सो मच। रोशनी उसके गालों को चुनते हुए बोली, अली मिला बच्चा बूई को याद कर रहा था। परी ने हंसते हुए बार बार अपनी गर्दन हिलाई। अपने रूम से प्रिया और राज नीचे उतारते हुए आ रहे थे और दोनों एक साथ बोल, गुड़िया तुम आ गई, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? काजल मुस्कुराते हुए बोली, माइंड ब्लोइंग, आज मुझे और रोशनी को एक दोस्त भी मिली। उसकी बात सुनकर राज और प्रिया ने हंसकर कहा, ओ बवंडर की भी कोई दोस्त होती है। प्रिया राज काजल को चिढ़ाते हुए बोले। उन दोनों की बात सुनकर काजल सच में चिढ़ गई और सोफे पर जाकर मुंह टेढ़ा करके बैठ गई, जैसे जाता रही हो कि वह नाराज है और उसे मनाओ। उसको इस तरह देखकर मुकेश और प्रेमा जी उसकी तरफ जाते हुए बोली, क्या हुआ गुड़िया, क्यों नाराज हो? तू तो जानती है ना राज और तुम्हारी भाभी तुमसे कितना मजाक करते हैं।
काजल ने धीमी आवाज में कहा, माँ मुझे पता है लेकिन मैं चाहती हूँ वह मुझे मनाए। काजल की बात सुनकर प्रेमा जी चुप रही और किचन की तरफ चली गई। रोशनी, रेहान और आरव दूसरे सोफे पर बैठे थे और दर्शकों की तरह सारा तमाशा देख रहे थे, जैसे उनके सामने कोई फिल्म चल रही हो। तभी आरव बोलता है, मामा हमें लगता है हमारी मासी हमसे ज़्यादा छोटी है। तभी रेहान भी बोलता है, हाँ मामा मुझे भी ऐसा ही लगता। उन दोनों की बात सुनकर रोशनी उन दोनों के सर पर हाथ फिरते हुए बोलती है, बच्चे धीमे से बोलो वरना तुम्हारी मासी ने सुन लिया ना तो तुम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए ये सारा मसाला अपने मामू को संभालने दो और बस आराम से यहाँ बैठकर एंजॉय करो। अपनी माम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे वैसा ही करते हैं। वह भले ही उम्र में बाकी बच्चों से ज़्यादा मैच्योर थे लेकिन फिर भी वो बच्चे ही थे और उनका बचपना सिर्फ अपनी फैमिली के सामने ही दिखता था, सबसे ज़्यादा अपनी माँ के सामने। वो सच में बिल्कुल बच्चों की तरह ही महसूस करते थे लेकिन बाहरों वालों के सामने नहीं। और जैसे तैसे राज और प्रिया ने काजल को मना लिया। दूसरी तरफ इंडिया में सुबह के 4:30 विक्रम बहुत जोर से चिल्लाते हुए उठना है, बेबी गर्ल। विक्रम के 7 सालों से यही होता आ रहा है। एक हसीन रात के बाद उसे सुबह काली ही नजर आती थी क्योंकि उसे अपनी बेबी गर्ल नजर नहीं आती थी। वह अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोलता है, बेबी गर्ल वेयर आर यू, मुझे कब तक इसी तरह तड़पाओगी, अब अभी जाओ। उसके बाद वह जिम चला जाता है। अपनी दिनचर्या के बाद फिर वही ऑफिस। चैप्टर 17, राज और प्रिया का लव मैकिंग, रोशनी की परेशानी। विक्रमादित्य का ऑफिस कपूर इंडस्ट्री इंडिया एस मोस्ट नंबर 1 कंपनी। इस कंपनी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कपूर अंपार। कपूर फैमिली इंडिया की मोस्ट रिचेस्ट फैमिलियों में से एक थी। दुनिया के बहुत से बिजनेसमैन अपनी बेटियों की शादी विक्रम से करना चाहते थे, लेकिन विक्रम ने कभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वह तो कुछ साल पहले उसकी बेबी गर्ल उसकी जिंदगी में आई थी, तब से महाअखंड सिंगल विक्रमादित्य और वो पागल दीवाना जुनूनी अपनी बेबी गर्ल के लिए हो गया। विक्रम का केबिन, नॉक नॉक, दरवाजे बाहर से आवाज आई। विक्रम ने अपनी सख्त आवाज में कम इन कहा। विक्रम का असिस्टेंट करण मेहता अंदर आता है और सर झुकाकर, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट, विक्रम में गर्दन हिलाकर उसकी ग्रीटिंग का जवाब दिया। उसके गर्दन हिलाने के बाद करण उसका शेड्यूल बताता है और बोलता है, सर जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो आरआरए कॉरपोरेशन को मिला है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेरे पास ले आओ। जिस वक्त यह मीटिंग हुई थी, इस प्रोजेक्ट के लिए उस वक्त विक्रम इंडिया में नहीं था, वह हंस गया हुआ था। इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और प्रेजेंटेशन काजल ने दी थी और विवेक ने इस मीटिंग को अटेंड किया था, क्योंकि वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है जो विक्रम की गैर हाजिरी में काम करता है। उसके बाद करण फिर बोलता है, प्रेसिडेंट आपके लिए एक इनविटेशन आया है। आपके बिजनेस पार्टनर की बेटी का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है, मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम बिना वक्त बोलता है, मना कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर करण केबिन से बाहर चला गया। विक्रम अपने ऑफिस के कामों में फिर से मसरूफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ रायचंद मैंशन। कपूर मैंशन से आने के बाद तान्या अपने घर आए और बिना किसी से बात किए अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाने के बाद उसने किसी को फ़ोन मिलाया। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन विक्रम मेरे पास मेरे बिस्तर पर होना चाहिए। तुम्हारा पहले वाला प्लान एकदम से फ्लॉप हो गया और साथ ही साथ मेरा भी। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आती है। हा 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 हा, तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन पहले मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया था, मुझे लगा शायद तुम मेरा काम कर दोगी, लेकिन तुम फैल रही, इसीलिए मैं अब खुद का प्लान बनाऊंगा जिसमें कोई भी लूप होल नहीं रहेगा। मैं इस बार विक्रम को इस कदर फंसाऊंगा कि वो कभी निकल नहीं पाएगा। और बेहद घृणा से कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल उसकी वजह से अपने प्यार को खोकर बिताए हैं, लेकिन अब इस विक्रम को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर तान्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बोली, तुम्हारा जो भी प्लान हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे विक्रम चाहिए और तुम्हें विक्रम को बर्बाद करना है। हम साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे विक्रम से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं उसका गुरूर तोड़ना चाहती हूँ।
सिर्फ एक रात के लिए मैं उसे अपने पास लाना चाहती हूँ। उसका घमंड में उसकी आंखों के सामने कुचलते हुए देखना चाहती हूँ, उसने विक्रम की बातों को याद करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से वह आदमी बोला, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे आज से 5 दिन बाद। उसकी बात सुनकर तान्या बोली, लेकिन 5 दिन बाद क्यों? तुम्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस 5 दिन का इंतजार करो। और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ फ़ोन काट दिया। तान्या बेहद ही कमीनी लड़की थी, उसने इस आदमी के ऊपर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसकी किस्मत खराब थी जो यह आदमी अपने प्यार के लिए काफ़ी लॉयल है। फ़ोन कट होने के बाद तान्या खुद से बोलती है, तुम चिंता मत करो, इस विक्रम को ठिकाने लगाने के बाद नेक्स्ट टारगेट तो तुम्हें बनोगे मेरा। आखिरकार तुम भी विक्रम से कम थोड़ी हो, ना लुक्स में और ना ही पैसों में। अगर कोई विक्रम को टक्कर दे सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। ये सब सोते हुए वह खुद से बोली, आखिरकार 5 दिन बाद ऐसा क्या है? दूसरी तरफ लंदन में परी स्माइलिंग फेस विला। सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब से रोशनी इस नई जिंदगी में आई थी उसने तब से कभी अकेले खाना नहीं खाया था, और इस घर का रूल भी यही था कि कोई भी अकेले खाना नहीं खाएगा, सब साथ में ही खाएंगे, क्योंकि इस तरीके से उन लोगों के बीच में और गहरा रिश्ता बनता है। मुकेश जी और प्रेमा जी का जीवन इस तरह से काफ़ी जीवंत हो जाता है। राज के रूम में आज राज और प्रिया दोनों रूम में अकेले थे, क्योंकि परी आज काजल के साथ सोने की जिद कर रही थी। परी की जिद राज की बिना मांगी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि वो कुछ पल प्रिया के साथ बिताना चाहता था जिसमें सिर्फ वह दोनों हो। राज प्रिया को बाहों में भरते हुए कहता है, जान टुडे आई वॉन्ट यू। प्रिया पीछे मोदी और मुड़ी और बिना कुछ बोले उसने राज के सख्त होठों पर अपने मुलायम होठा रख दिए और बहुत प्यार से उसके होठों को चूमते हुए उसे जताया कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। जब राज ने उसके मुलायम होठों को अपने लबों पर महसूस किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उससे पूरे पैशन और जुनून के साथ चमन चूमने लगा। वह उसको चूमते हुए बिस्तर की तरफ ले जाने लगा और धीरे से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। जब प्रिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो राज ने उसके लबों से खुद को दूर किया और उसके सर पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे परिवार को खुद का परिवार मानने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी राजकुमारी को इस दुनिया में लाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे डैड बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि मुझे तुमसे थैंक यू नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए और यह हर हस्बैंड को कहना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और बिना रुकावट के उसकी आंखों से बहते हुए उसकी कान की तरफ जाकर टपकने लगे। तुमने सच कहा, थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए मैं भी आज तुम्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी अकेली ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझ अनाथ को परिवार देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे माँ बनने का सुख देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आकर इसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर राज ने सख्त आवाज में कहा, जान मैंने तुमसे शादी के वक्त कहा था मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसते हुए बोली, ये तो खुशी के आंसू है। राज मुंह बनाकर बोला, आंसू खुशी के हो या गम के हो, आंसू आंसू होते हैं। उसका मुंह बनता हुआ देखकर प्रिया बोली, लगता है काजल की आत्मा आपके अंदर भी आ गई है। उसकी बात सुनकर राज ने प्रिया का मुंह बंद कर दिया और उसे फिर से किस करने लगा और धीरे धीरे वह दोनों अपने प्यार में गुम हो गए, जैसे सारी दुनिया उनसे जुदा हो गई हो। दूसरी तरफ काजल के रूम में इस वक्त काजल और परी बेड पर दोनों लेटे हुए थे। काजल परी को कहानी सुना रही थी। अब तक उसने 5 कहानियां सुना दी थी, लेकिन परी को नींद नहीं आ रही थी। उसको जागता हुआ देखकर काजल बोली, बेबी तुम सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। परी अपनी तोतली आवाज में बोली, मासी आप मुझे सुलाओगे तभी तो सोऊंगी। काजल थक हार कर बोली, बेबी माम्मा आपको कैसे सुनाती है। परी बोली, अले माची आपको नहीं पता,
मामा मिले को पीठ पर मरते हुए चलती है। उसकी बात समझ आते ही काजल ने उसे थपकियां देना शुरू कर दिया और 15 मिनट में ही दोनों सो गई गहरी नींद में। रोशनी के रूम में रोशनी, रेहान, आरव तीनों ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। रोशनी बीच में थी और रेहान राइट साइड में और आरव लेफ्ट साइड में। रोशनी दोनों बच्चों को काफ़ी मोटिवेशनल कहानी सुना रही थी। वह बच्चों को कभी बच्चों वाली कहानी नहीं सुनती थी, बल्कि ऐसी कहानियां सुनाती थी जिससे दोनों बच्चों को प्रेरणा मिले और कभी हार ना माने अपनी मुश्किल घड़ी में। कहानी सुनते ही आरव बोला, मामा आप इंडिया जाओगे तो इस बार आप पापा से बोलना, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। पता है हम बहुत खुश थे जब हमने सुना कि आप इंडिया जा रहे हो, लेकिन फिर हम नहीं जा सकते अपने एग्जाम की वजह से और फिर से उदास हो जाते हैं। आरव की बात सुनकर रोशनी परेशान हो जाती है। यही एक ऐसा टॉपिक था जिसमें रोशनी का बस नहीं चलता था। उसने अपने बच्चों से बहुत सारे झूठ बोले थे ताकि उनके मासूम दिल पर चोट ना पहुंचे, लेकिन इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और बोली, बेबी आपको पता है ना आपके डैड क्या काम करते हैं? उन दोनों ने गर्दन हिला दी कि हाँ हमें पता है। रोशनी बोली, वेरी गुड, इसलिए वो हमें अभी नहीं मिल सकते। उनका जवाब देते हुए उसने बातों का टॉपिक ही चेंज कर दिया और दोनों बच्चों के सर को सहलाते हुए उन्हें सुलाने लगे। जब वो दोनों सो गए तो रोशनी उठकर बाथरूम की तरफ चली गई और खुद को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि मैंने कभी भी रोशनी के पास्ट को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रोशनी का पास्ट मेरे प्रेजेंट पर हावी हो, और नहीं ये जानने की कोशिश की कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। और वैसे भी मेरे बच्चों को देखकर लगता है जैसे इनका बाप कोई आम इंसान तो होगा नहीं, इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। कहीं ना कहीं बस एक बात से मैं भी डरती हूँ कि अगर उस इंसान को पता चल गया कि उसके दो बेटे हैं, कहीं वह मेरे बच्चों को मुझसे दूर न कर दे, और इसी डर ने मुझे कभी भी रोशनी के पास में झांकने की इजाज़त नहीं दी। आखिर कौन हो सकता है इन बच्चों का बाप? चैप्टर 18, विक्रम की दादी का गुस्सा। रोशनी अपने सारे विचारों को झटकते हुए बाथरूम से बाहर आई और बेड पर सो रहे अपने बच्चों को देखा और उसके मन का डर खत्म हो गया। वो उन दोनों के पास बीच में लेट गई और अपने मन में सोचा, रोशनी ने कल अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का निर्णय लिया और उसने दोनों बच्चों के सर पर किस करते हुए उन दोनों को अपने सीने से लगाकर सो गई। एक तरफ सुकून, शांति और खुशियां थी तो दूसरी तरफ इंडिया में कपूर विला। चंद्रिका कपूर गुस्से से मिला के अंदर चलते हुए आ रही थी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर खुद को समझती क्या है वो, अगर उनके पर पोता पर है तो। इस वक्त उन्हें बेहद गुस्सा आ रहा था। उन्हें इतना गुस्सा करते हुए मीना और कुसुम जी परेशान हो गईं और बोली, मम्मी जी क्या हुआ? चंद्रिका जी अपनी दोनों बहुओं को सामने देखकर अपना दुखड़ा लेकर बैठ गईं और उन्हें बताने लगीं। फ्लैशबैक, सेंट वैली पार्क। बेहद खूबसूरत, शानदार और हरियाली से भरा हुआ ये पार्क। यहाँ पर चंद्रिका जी और उसकी 4 दोस्त बैठी हुई थीं और आपस में बातें कर रही थी। तभी उनकी फ्रेंड दमयंती, जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत थी और दूसरों को दुख देने में उसे बड़ा मज़ा आता था। दमयंती बोली, वैसे चंद्रिका का तुम्हारे 4 पोते हैं, एक पोती है, लेकिन अभी तक तुम पर दादी नहीं बनी, और मुझे देखो, मेरी पोता बहू ने तो मुझे शादी के 1 महीने बाद ही पोता दे दिया था और उसके 3 साल बाद एक पोती। लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बिना पर दादी बनेगी ही स्वर्ग सिधार जाओगी। उसकी बात सुनकर चंद्रिका जी की दूसरी फ्रेंड बोली, हाँ चंद्रिका, तुम्हें अपने पोता या फिर पोता बहू दोनों का चेकअप करवा देना चाहिए, कहीं उन लोगों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसकी बात सुनकर चंद्रिका जी की दूसरी दोनों फ्रेंड एक साथ चिल्लाई, दमयंती, कावेरी, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, और बच्चा कोई सेल में मिलने वाली चीज़ नहीं होती, ये एक प्राकृतिक चीज़ है जिस पर किसी का भी बस नहीं चलता है। फॉर योर किंड इन्फॉर्मेशन, चंद्रिका के सारे बच्चे एकदम ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज के बाद अपना ये मुंह इस तरीके से बिल्कुल भी मत खोलना। सुलोचना रायचंद और मालती जिंदल दोनों ही बोलीं। उन दोनों की बात सुनकर दमयंती और कावेरी दोनों का चेहरा छोटा हो गया, लेकिन अपनी कड़वी बातें बोलने से पीछे नहीं हटी।
और बोलीं, हमने तो सच ही कहा है, आखिर सच कड़वा जो होता है। उन दोनों की बातें सुनकर चंद्रिका जी बेहद गुस्से से बोलीं, मैं तुम दोनों को चैलेंज करती हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा परपोता या परपोती होंगे, और ये काम मेरा विक्रम करेगा। उन्होंने गुस्से में आकर यह सब बोल दिया बिना सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। चंद्रिका जी की बात सुनकर दमयंती और कावेरी मक्कारी से मुस्कुराती है। उन लोगों ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। इन दोनों औरतों ने भी कोशिश की थी अपनी अपनी पोतियों की शादी करवाने की, लेकिन कपूर खानदान के किसी भी बच्चे से शादी नहीं करवा पाईं। आखिर कौन नहीं कपूर खानदान में अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता। और ये दोनों लालची औरतें तो कब के सपने सजाए बैठी थी जो कि विक्रम ने तोड़ दिए। चंद्रिका जी ये सब बोलने के बाद वो बिना वक्त गंवाए वहां से चली गईं। उनके पीछे मालती जी और सुलोचना की भी उन्हें रोकते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक चंद्रिका जी वहां से निकल चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोली, ये दोनों इतनी बुरी हो गईं लेकिन फिर भी नहीं सुधरतीं। चंद्रिका कपूर, मालती जिंदल, सुलोचना रायचंद, ये तीनों कॉलेज टाइम की फ्रेंड थी, तीनों नेक दिल थी, इसलिए इनमें दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। फ्लैशबैक एंड दादी की बात सुनकर मीना जी और कुसुम जी दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी जी ये आपने क्या कर दिया? मम्मी जी आप चैलेंज करके आ गईं दोनों को, और वो भी 1 महीने बाद विक्रम के बच्चे। मम्मी जी आप तो सब कुछ जानती हैं, विक्रम किसी की तरफ देखा भी नहीं है, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कहीं वो गे तो नहीं। कुसुम जी की बात सुनकर दादी जी गुस्से में बोली, शुभ शुभ बोल, क्या बकवास कर रही है बहू, तू एक माँ होने के बाद भी अपने बेटे के बारे में ऐसे बोल रही है। तो क्या करूं मम्मी जी, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। तभी मीना जी बोलती है, दीदी ये सब छोड़िए और ये सोचिए मम्मी जी जो चैलेंज करके आई हैं उसका क्या। चैप्टर 19 शर्मा फैमिली का एम्यूजमेंट पार्क जाना। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर दादी जी परेशान हो गईं और बोली, बहू अब मैं क्या करूं, मैंने गुस्से में तो बोल दिया, कुछ सोचो तुम दोनों, मेरी इज्जत का सवाल है। तभी वहां पर प्रीति और पूनम आते हुए बोली, क्या हुआ दादी माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी दादी माँ ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब परेशान है, उसे कैसे सुधारे। कैसा कांड? प्रीति की बात सुनकर कुसुम जी सब कुछ बता देती हैं। उनकी बात सुनकर दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं और बोलती हैं, दादी माँ जो काम हो नहीं सकता आपका चैलेंज दे दिया, वो भी उन दोनों लेडीज की वजह से। मैं तो आपसे पहले ही बोलती थी कि वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जब भी आती थी दूसरों की चुगली ही करती थी। अब आप सोचिए कि आप भैया से कैसे करवाएंगे वो सब। पूनम की बात सुनकर दादी और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वह उन चारों की तरफ देखकर बोलती हैं, देखो तुम सबकी अब जिम्मेदारी है, तुम सबको बचाना है अपनी दादी माँ को। तभी पूनम कहती है, दादी माँ अगर आप मुझसे बोलती कि मैं जंगल से आधी रात को बांस काट कर लाऊं तो मैं जरूर ले आती, लेकिन भैया को मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और वहां से चली गई। फिर दादी माँ की नज़र प्रीति पर गई। दादी माँ की नज़र अपनी तरफ देखकर प्रीति बोली। प्रीति अपने हाथ खड़े करते हुए बोली, दादी माँ मैं शेर की गुफा में हाथ नहीं डाल सकती, मुझे सबसे ज़्यादा डर कॉकरोच से लगता है, मैं कॉकरोच के साथ एक रात रह सकती हूँ, लेकिन आपकी बात नहीं मान सकती, और वह भी चली गई। अब बेचारी दादी माँ की नज़र अपनी दोनों बहू पर गई। तभी कुसुम जी बोली, मैं उस खड़ूस से बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलने वाली, ये सब कुछ आपने शुरू किया है, अब आप ही खत्म करो, कम से कम वह आपकी बात तो सुन लेता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है, बेटा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे दादा हो हमारा। और मुंह टेढ़ा करके चली गई। अब बच्ची बेचारी मीना जी और वो दादी को परेशान होते हुए नहीं देख पा रही थी। तभी मीना जी बोली, मम्मी जी मुझे लगता है आपको ये सब कुछ पापा जी को बताना चाहिए, शायद वही कोई आइडिया निकाल दे। चंद्रकला जी की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, तुमने सही कहा बहू, अब तो मुझे अपने पति को ही पटाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मीना जी को हंसी आ गई और वह बोली, हाँ मम्मी जी, पापा जी अपने दोस्तों के साथ है, शाम को आप उनसे बात करना। मीना जी की बात सुनकर दादी ने हामी भरी। दूसरी तरफ लंदन में परी विला। सुबह के 5 बजे रोशनी उठी, उसने बच्चों को उठाया और एक्सरसाइज करने बाहर ले गई, उन्हें फाइटिंग के मूव सिखाने लगी।
सुबह 7 बजे सब लोग रेडी होकर ड्राइंग रूम में आए। सब लोगों ने नाश्ता किया। रोशनी ने सबको बताया कि आज वो लोग एम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। राज को अपने ऑफिस जाना था। अपनी मम्मी पापा को गले लगाकर काजल के सर पर हाथ फेरते हुए और रोशनी के सर पर किस करते हुए और प्रिया को फ्लाइंग किस देते हुए राज निकल गया, लेकिन उसने पूरी हिदायत दी कि बॉडीगार्ड अपने साथ रखना और केयरफुल जाना। सब लोगों ने हाँ कहा। मुकेश जी, प्रेमा जी, प्रिया, काजल, परी, रेहान, आरव और रोशनी सब लोग रेडी होकर सुबह 11 बजे ग्रिप्ट लंदन एडवेंचर पार्क। इस पार्क में हर तरह की एक्टिविटी होती थी। जिसको जो पसंद होता है वह वही करता है। उन लोगों ने हर तरह की एक्टिविटी ट्राई की, जो भी पार्क में होता है उन्होंने सब ट्राई किया। जब परी ने आइसक्रीम स्टॉल देखा तो सब लोग वहां चले गए और आज सब ने दिल खोलकर आइसक्रीम खाए। आज रोशनी ने रोलर कोस्टर पर सच में बहुत मज़ा किया था। आज वो भी अपने बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। आइसक्रीम खाने के बाद सब लोग फिर से गेम खेलने चले गए। इस वक्त वो लोग उस स्टॉल पर थे जिसमें गन से बलून्स को फोड़ा जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह सब लोग अब कंपटीशन करने वाले हैं। इस वक्त प्रिया, रोशनी और काजल तीनों ही अपनी गन हाथों में उठाए अपना निशाना लगाने के लिए तैयार थी। उन तीनों ने एक साथ फायर किया। काजल और रोशनी का निशान तो एकदम परफेक्ट लगा, लेकिन प्रिया का निशान कहीं और लगा। प्रिया परेशान होकर फिर से निशाना लगाने लगी, लेकिन निशान फिर गलत। इसी तरह प्रिया ने कम से कम 5 बार ट्राई किया और बेचारी का निशाना सही जगह पर नहीं लगा। काजल का निशान भी सही लगता था, क्योंकि रोशनी ने गन चलाने की ट्रेनिंग काजल को दी हुई थी उसकी सेफ्टी के लिए, और उसे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया था। रोशनी ने परेशान प्रिया से कहा, भाभी कोई बात नहीं, अपने गन चलाना थोड़ी ना सीखा है, हम कुछ और खेलते हैं। प्रिया ने कहा, गुड़िया अब तुम मुझे कल चलाना सीखना। रोशनी ने हंसकर कहा, ठीक है। बलून सूट वाला गेम रेहान और आरव भी खेला था और वह दोनों ही जीत रहे थे। प्रिया ने कहा, मैं तो इन बच्चों से भी गई गुजरी हूँ। इसी तरह उन्होंने कुछ और गेम खेले और थक कर एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पर सब ने अपने पसंद की डिसऑर्डर की और खाना बहुत ही लजीज था। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे गए थे। आज से पहले उन्होंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया अपनी लाइफ में किसी ने भी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे रेहान के नाना नानी भी बच्चे बन गए थे। उन सब ने बहुत सारी पिक्चर्स खींची थी और वह सारी पिक्चर्स राज को सेंड कर रही थी प्रिया। राज ने जब उन पिक्चर्स को देखा तो उसका भी मन हुआ कि वो भी चला जाए, लेकिन आज ऑफिस में काम था। लेकिन अपनी फैमिली को इतना खुश देखकर अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब सब लोग घर आ गए तो किसी ने भी डिनर नहीं किया, क्योंकि वह सब लोग बाहरी खाना खाकर आए थे। राज ने घर जाकर डिनर कर लिया था पहले ही। सब लोग सोने चले क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। दूसरी तरफ इंडिया में एंजल वाला विक्रम अपने ऑफिस से आने के बाद अपने रूम में बैठा अपनी बीवी गर्ल की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। उसके रूम के अंदर एक और रूम था जहां पर रोशनी की बहुत सारी पेंटिंग्स थी, किसी में हंसती हुई, किसी में नादानियां करती हुई। उसने सारी पेंटिंग्स अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बनाई थी। जब विक्रम की वह पेंटिंग पूरी हो गई तो उसने उससे बातें करते हुए कहा, बेबी गर्ल बस कुछ दिन और उसके बाद तुम में मेरे रूम में मेरे बेड पर मेरी बाहों में होगी। मैं धीरे धीरे तुमसे अपनी सारी तड़का बदला लूँगा। उसकी आंखों में इस वक्त रोशनी के लिए सब कुछ था, प्यार, जुनून, ऑब्सेशन, सारे जज्बात उसकी आंखों में इस वक्त दिख रहे थे। जैसे रोशनी के अलावा इस दुनिया में और कोई लड़की ही ना हो। जैसे उसकी बेबी गर्ल ही एक लड़की है इस दुनिया में। हाँ, उसके लिए तो सिर्फ उसकी बेबी गर्ल ही थी। उस पेंटिंग को देखते हुए उसने रोशनी के होठों पर किस किया और फिर बोला, अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग को ही किस कर रहा हूँ बेबी गर्ल, लेकिन तुम एक बार मेरे पास आ गई तो तुम्हारे होठों को इसकी सजा जिंदगी भर मिलेगी। और एक डेविल स्माइल करने लगता है, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। चैप्टर 20 वो कहाँ चली गई। अब तक आपने पढ़ा। हाँ, उसके लिए तो सिर्फ उसकी बेबी गर्ल ही थी। उस पेंटिंग को देखते हुए उसने रोशनी के होठों पर किस किया और फिर बोला, अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग को ही किस कर रहा हूँ बेबी गर्ल, लेकिन तुम एक बार मेरे पास आ गई तो तुम्हारे होठों को इसकी सजा जिंदगी भर मिलेगी। और एक डेविल इस स्माइल करने लगता है जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो।
अब आगे वो उस पेंटिंग को लेकर अपने बेड पर आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह के 4 बजे बेबी गर्ल कहकर विक्रम चिल्लाता है, फिर वही सपना। उसने अपना पसीना साफ किया और वो उठकर अपने जिम चला गया। 2 घंटे जिम में बिताने के बाद वह रेडी होकर सुबह के 8 बजे अपने रूम से निकलता है। वह अपना ब्रेकफास्ट करके फिर अपने ऑफिस चला जाता है। वही कपूर विला में जब शाम को सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे तब दादी जी ने उन्हें बताया जो भी उनके फ्रेंड के बीच में हुआ। दादी माँ की बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि दादी चैलेंज देकर आई हैं तो सब परेशान हो गए और बोले, दादी आप कुछ और चैलेंज दे आती, लेकिन आपने वो क्यों चैलेंज कर दिया जो नामुमकिन है। तो मैं क्या करती। उस वक्त में गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वो मासूम बनते हुए अपने पति की तरफ देखकर बोली, रोशन आप ही कुछ बताए ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर सब लोग चुप हो गए और अपना डिनर करने लगे। दादा दादी के रूम में तो अब बताइए चंद्रा जी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपके पास ऐसे बहुत से तरीके थे उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, लेकिन आपने यही क्यों चुना। जरूर आपके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। रोशन लाल कपूर की बात सुनकर दादी माँ हड़बड़ा गईं और अपनी नज़र इधर उधर करते हुए देखने लगी जैसे किसी ने उनका राज पकड़ लिया हो। रोशन यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर ऐसे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मैं तो कितनी मासूम हूँ। उनकी बात सुनकर दादाजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, चंद्रा जी हमसे ज़्यादा आपको कोई जानता नहीं है कि आप कितनी मासूम हैं। दादी माँ ने जब उनकी बात सुनी तो वह समझ गई कि अब और झूठ नहीं बोल सकती। दादी माँ सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं लेकिन अपने पति और अपने बड़े पोते को नहीं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने पोते का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। क्या मेरा स्वार्थी होना गलत है कि मैं अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसकी जीवन संगिनी हो, उसके भी बच्चे हो, उसकी अपनी फैमिली हो जिससे वह अपने सुख दुख बांट सके, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ हमेशा रहे। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत अकेला है, अगर मेरे चैलेंज करने से उसका घर बस जाएगा तो मेरे लिए तो खुशी होगी। उनकी बात सुनकर रोशन जी बोले, चंद्रा मैं जानता हूँ विक्रम बहुत समझदार है और वह अपने लिए जिस भी लड़की को चुनेगा वो लाखों में एक होगी। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद अभी वक्त नहीं आया है, जब आएगा तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पोता बहू लेकर आएगा, यह मेरा दिल कहता है। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाए, फिर चाहे उसके बाद मैं मर ही जाऊं। उनकी बात सुनकर रोशन जी बोले, बस भी करो और सो जाओ, हम कल बात करेंगे इस बारे में। फिर वह लोग सो गए। वही सबके रूम में एक ही बात चल रही थी, आखिर अब क्या करेंगी दादी माँ, कैसे मनाएंगी वह अपने पोते को। सुभाष और कुसुम जी के रूम में कुसुम जी अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, मैं तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ विक्रम जिस भी लड़की से शादी करे भविष्य में हो वो लड़की भी मेरे खड़ूस बेटी की तरह खड़ूस ना हो, मेरी तरह प्यारी हो तो मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करूंगी। देख लेना उनके बच्चों जैसी हरकत देखकर सुभाष जी बोले, पहले वह शादी तो कर ले, उसके बाद सपने सजाएगा। मैसेज। वैसे मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊं, यह मैंने किसी को नहीं बताया लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कई बार मुझे सपना आता है मेरे 2 पोते हैं और वह मुझे दादी दादी कहकर मेरे पीछे भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आसपास ही हो, लेकिन मुझे पता नहीं है, जानती हूँ ये सपना है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कहीं हकीकत है कि मेरे पोते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग्स होती हैं। उनकी बात सुनकर वो बोले, सपना सिर्फ सपना होता है, हकीकत नहीं, तो फालतू में वो उम्मीद भी मत लगाए कि आपको बाद में तकलीफ होगी। उनकी बात सुनकर कुसुम जी की आंखें हल्की नाम हो गई। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टीस उठाती है, शायद उनका भी दिल करता है कि वह भी अपने पोते पोतियों के साथ खेले, लेकिन शायद यह उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। उनको उदास देखकर सुभाष जी ने कुसुम जी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आप उदास मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह उनके सर को सहलाते हुए उन्हें सुलाने लगे। वही विक्रम के ऑफिस में विक्रम का असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल समझा रहा था और उसे बता रहा था कि कल आरआरए कॉरपोरेशन की सीईओ की आपके साथ मीटिंग है। करण की बात सुनकर विक्रम ने हामी भारी। तभी उसके रूम में वीर आता दौड़ते हुए। वो बिना नॉक किए ही केविन के अंदर चला जाता है। उसको अंदर आते हुए देखकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि अब इसकी बकवास फिर सुनाई पड़ेगी।
वीर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और एक गॉसिप क्वीन की तरह उसे जो भी कल कबीर के साथ हुआ वह बताने लगता है। विक्रम, तुम्हें पता है कल कबीर के साथ क्या हुआ? मुझे इस वक्त जानने में कोई भी रुचि नहीं है और मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूं, तो क्या प्लीज़ तुम जा सकते हो? विक्रम की बात सुनकर वीर की तोरियां चढ़ गई और वह बच्चों की तरह बोल, नहीं, मैं बात करके ही जाऊंगा वरना मेरा पेट फूल कर फट जाएगा। तुम्हें पता है ना, मैं अपने अंदर कोई भी बात नहीं रख सकता। विक्रम परेशान होकर बोला, बको जो भी बकना है। उसकी बात सुनकर वीर खुश हो गया। कल कबीर को उसकी मॉम ने जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा था और तुम्हें पता है वहां उसे बहुत ही घमंडी लड़की मिली। उसे लगता था कि वह बहुत अमीर है। उसने अपने पैसों के घमंड में वहां के बेटे को काफ़ी गलत बातें बोली। काफ़ी देर तक तो कबीर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो पता है कबीर ने क्या क्या? कबीर बोला कि तुम्हारे साथ डिनर करने से अच्छा तो मैं इस वेटर के साथ डिनर कर लूँ। अगर मेरी मॉम ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं भेजा होता तो मैं तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की की तरफ कभी देखा भी नहीं। 100 किलो का मेकअप थोप कर अपने आप को ब्यूटीफुल समझती हो। दरअसल तुम अपने आप को आईने में देखो, तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं हो, डनकिनी कहीं की। पता नहीं आज रात में सो भी पाऊंगा या नहीं, डरावने सपने आएंगे। और इतना बोलकर कबीर वहां से चला गया और उसके बाद वो लड़की वहीं बैठकर रोती रही, लेकिन किसी ने भी उस लड़की के आंसू नहीं पोंछे। और पता है वहां का मैनेजर बोला, तुम लोग हमारे स्टाफ की इज्जत नहीं रख सकते, वहां तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, निकलो हमारे होटल से। उस लड़की का सारा घमंड वही धारा का धरा रह गया और अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वह वहां से चली गई। बताओ है अब वह अंदर ही अंदर पछता रही होगी ना। मज़ेदार। उसकी इतनी सारी बकवास सुनकर विक्रम ने कहा, हाँ तुम्हारे लिए काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन मुझे इस बकवास बात को सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अब तुम मुझे काम करने दोगे? वीर बोला, ठीक है करो अपना काम। वैसे विक्रम 4 दिन बाद दादी और दादू की सालगिरह है, तुमने क्या प्लान बनाया है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वह घर वाले बताएंगे कि क्या हो रहा है। तुम्हें उनसे जाकर पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लंदन में आज रोशनी को इंडिया जाना था, इसलिए रोशनी जल्दी उठ गई थी। 4 बजे उसने अपना डेली रूटीन कंटिन्यू किया, लेकिन आज उसने बच्चों को नहीं उठाया। आज रोशनी पार्क में रनिंग करने गई थी। सुबह के 5:30 रहे थे जब रोशनी पार्क में रनिंग कर रही थी। वो दौड़ते हुए अचानक किसी से टकरा गई और वह गिरने को हुई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और जो सामने वाला टकराया था वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हाउ डेयर यू, उसने बिना देखे ही कहा। वो जल्दी से उठा और अपने सामने देखा। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें उस नज़ारे पर ही टिक गई। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन ये लड़की खूबसूरती के साथ साथ मासूम भी थी। उसकी आंखें कितनी चमकीली थी, वह उसे देखने में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। उसे देखते हुए रोशनी वहां से चली गई, क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसा हो जाया करता था, उसके लिए सब नॉर्मल था। तभी उस लड़के के कंधे पर एक दूसरा लड़का हाथ रखता है और बोलता है, यार तू इस तरीके से क्या देख रहा है सामने, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर वह लड़का होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, वो कहाँ चली गई? अरे कौन कहाँ चली गई? अरे वही जो अभी यहाँ मेरे सामने थी, मुझसे टकराई थी। अरे कौन टकराई थी? अरे वही लिटिल गर्ल। अरे कौन लिटिल गर्ल? यार मुझे नहीं पता कि तुझसे कौन टकराया था। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn to Live Life.